काशी में माता श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा के विवाद को लेकर आज दूसरे दिन भी ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया गया। आज मंदिर के गुंबद का सर्वे हुआ, साथ ही साथ कमरे की वीडियोग्राफी भी की गई। मौके पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती में सर्वे का काम पूरा किया गया। कहा जा रहा है कि अब तक सर्वे का 80% काम पूरा हो चुका है। अब कल सर्वे का आखिरी दिन होगा। दावा है कि अब सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का सर्वे बचा हुआ है। आज के सर्वे का काम पूरा हो गया। सर्वे में क्या मिला ये अभी कोई नहीं जानता, लेकिन ज्ञानवापी मंदिर के अभी तक के अधूरे सर्वे पर ही अपना अपना दावा पूरा है। हमारी जो संस्कृति है, हमारी मर्यादा को बचा करके जो सर्वेक्षण हो रहा है उसको शांति ढंग से सर्वेक्षण होने दें। प्रमाण को आप कब तक झुटलाएंगे? मंदिर के सामने हमेशा नंदी की मूर्ति। देश से ये धर्म है और देश से ईमान है, तो मैं देश को अपना धर्म और ईमान और सम्मान समझता हूँ। 2 दिन 3 तहखाने, ज्ञानवापी की गुंबद, तालाब, 80% सर्वे पूरा। ज्ञानवापी का सच सामने आने वाला है। अयोध्या के बाद काशी पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हो रहा है। सर्वे पर अपने अपने दावे हैं, लेकिन दावों को सुनाने से पहले आपको बता देते हैं कि सर्वे के दूसरे दिन क्या हुआ। सुबह करीब 8 बजे टीम ज्ञानवापी परिसर पहुंची और सर्वे का काम शुरू हो गया। दूसरे दिन गुंबद, ब्लॉकनुमा हॉल, चौथे कमरे के कुछ हिस्से, तालाब के पास की जगह और नंदी की मूर्ति के बगल वाले हिस्से में सर्वे किया गया। जानकारी के मुताबिक नंदी बैल की मूर्ति के बगल वाले हिस्से के सर्वे में ही सबसे ज्यादा देर लगी। साफ तौर पर जो हिंदू पक्ष है वो कहता है कि हमारा दावा जो है वो और भी मजबूत हुआ है, जबकि मुस्लिम पक्ष है वो ये कह रहा है कि हमें फिलहाल इस मामले पर कुछ भी नहीं कहना है। हालांकि पहले दिन भी हमने देखा कि 4 घंटे लगातार सर्वे किया गया। दूसरे दिन भी थोड़ी सी रुकावट हुई, लाइट नहीं थी। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि धूल मिट्टी की वजह से रुकावट हुई, लेकिन सर्वे पूरा कर लिया गया है। सर्वे का काम वैसे तो 12 बजे ही खत्म कर लिया गया था, लेकिन सर्वे के दस्तावेज तैयार करने में थोड़ा वक्त लगा। गंदगी की वजह से सर्वे रोकना भी पड़ा। सर्वे करीब 20 मिनट तक रुका रहा। धूल और मिट्टी की वजह से सर्वे का काम रुका। मिट्टी की वजह से आकृतियों की वीडियोग्राफी में दिक्कत आ रही थी। धूल हटाकर सर्वे दोबारा शुरू करवाया गया। इस दौरान उस मिट्टी की भी वीडियोग्राफी हुई जिसका जिक्र एएसआई को सर्वे करने के आदेश में दिया गया था। करीब 3 दशक से बंद कमरों में बिजली का इंतजाम नहीं था, इसलिए वीडियोग्राफी के लिए कैमरों की लाइट के अलावा अलग से लाइट की व्यवस्था भी की गई थी। और फिलहाल दोनों पक्ष सर्वे से खुद को संतुष्ट बता रहे हैं। अब सर्वे हो रहा है, जब आएगा रिपोर्ट आप लोग देख लीजिएगा। संतोषजनक है, दोनों पक्ष संतुष्ट हैं। क्या प्रतिवादी तरफ से किसी तरीके का विरोध? कोई विरोध नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके सर्वे हो रहा है, कोई विरोध नहीं है। मलबे की बात है, वो मलबे है क्या? कोई अभी कुछ बता नहीं सकते हैं आपको। हम उत्तर प्रदेश सरकार है, मेरे को इस सवाल का जवाब चाहिए। आज 1.5 घंटे देर देखिए, कोई कारण नहीं है, इस पर टिप्पणी ना कीजिए। 17 का इंतजार कीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए। और जो उम्मीदें थी आप लोगों की उसके अनुरूप चल रहा है मामला। रिपोर्ट आने दीजिए जी, रिपोर्ट का इंतजार कीजिए। रिपोर्ट का इंतजार कीजिए। दूसरे दिन सर्वे में ज्ञानवापी के गुंबद को भी शामिल किया गया। सर्वे टीम ने गुंबद का मुआयना किया। बताया जा रहा है कि गुंबद पर मौजूद नक्काशी और कलाकृतियों की भी वीडियोग्राफी की गई। इसके अलावा ज्ञानवापी में नमाज वाली जगह और तालाब के पास वाले हिस्से का भी सर्वे किया गया।
2 दिन के सर्वे के बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसमें मिला क्या है। क्या अगले 24 घंटे में तस्वीर साफ हो पाएगी? क्या ज्ञानवापी के गुंबद से मंदिर का सच पता चलेगा, या फिर ज्ञानवापी की दीवारें राज बेपर्दा करेंगी? इन सवालों के बीच अपने अपने दावे हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि सर्वे के नतीजे उत्साहजनक हैं, तो मुस्लिम पक्ष का दावा है कि सर्वे में कुछ नहीं मिला। त्रिपाठी जी, आज का सर्वे पूरा हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? आज का सर्वे पूरा हो चुका, बहुत बढ़िया हुआ। शासन प्रशासन और पक्ष विपक्ष दोनों सहयोग किया है और न्यायालय में रिपोर्ट दाखिल हो जाएगी। कल फिर सर्वे होना है। कल भी सर्वे कितनी देर के लिए होना है? कल सर्वे समय नहीं बताया जाएगा, कमिश्नर साहब करेंगे, जब तक करेंगे। 8 से 12 समय है। यानी कि सर्वे आज पूरा नहीं हुआ है? नहीं, आज पूरा नहीं हुआ। वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, फोटो हुआ और उसमें पक्ष विपक्ष सरकार के तरफ से भी थे। तमाम लोग अधिकारी कर्मचारी ने सहयोग किया है। कार्रवाई लगातार चलती रही, निर्विघ्नता पूरी चलती रही। लंबा प्रोसीजर नहीं, वो लंबी कार्रवाई थी ही आज। अच्छा, 1.5 घंटे की 2 घंटे की कार्रवाई लंबी थी, अच्छी हुई, ठीक रही। और कल कितने घंटे की बची है? कल 1-2 घंटे की कार्रवाई है। 1 घंटा बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग 2 घंटा मान के चल रहे हैं। अब तक 80% सर्वे पूरा किया जा चुका है और उम्मीद है कि कल सर्वे पूरा हो जाएगा। हालांकि कोई भी पक्ष फिलहाल सर्वे के नतीजों पर कुछ कहने को तैयार नहीं है और सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने की दलील दी जा रही है। हमने एक बात कह दिया, कमीशन की रिपोर्ट के बाद कुछ नहीं बता पाएंगे हम लोग। नहीं बताएंगे ये सारे रिपोर्ट न्यायालय में जब दाखिल हो जाएंगे, सब पब्लिक रिपोर्ट हो जाएंगे। कितने परसेंट होगा? मान के चलिए 80% पहुँच। आज के सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव भी सर्वे टीम में शामिल थे। वो कल निजी वजहों से मौजूद नहीं थे। सर्वे टीम ने तहखाने के आखिरी 2 कमरों का सर्वे शुरू किया। सर्वे के हर कदम पर वीडियोग्राफी की जा रही है और अब सबको इंतजार है सर्वे की रिपोर्ट का, जो काशी में मंदिर मस्जिद विवाद में एक नया अध्याय जोड़ सकती है। वाराणसी से अमित प्रकाश, शिवांगी ठाकुर और अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 2 दिन का सर्वे हो चुका है। आइए आपको यह भी बता दें कि 2 दिन के सर्वे में अब तक क्या हुआ और क्या क्या मिला है। कल 4 घंटे का सर्वे हुआ। 51 लोगों ने सर्वे किया। इसमें 3 तहखाने और पश्चिमी दीवार का सर्वे पहले दिन किया गया। तो सर्वे का काम, जो कि अदालत के आदेश पर हो रहा है, श्रृंगार गौरी में रोजाना पूजा की मांग करते हुए जो याचिका दायर की गई है। वहीं आज दूसरे दिन का जो सर्वे हुआ, उसमें करीब 4 घंटे तक यह सर्वे चला। आज ब्लॉक नुमा हॉल और गुंबदों का सर्वे किया गया। चौथे कमरे में भी सर्वे किया गया है। इसके साथ साथ तालाब के पास भी सर्वे किया गया। नंदी के बगल वाले हिस्से का भी सर्वे किया गया। अब यह दावा किया जा रहा है कि सर्वे का काम 80% पूरा हो चुका है और दोनों पक्ष सर्वे से संतुष्टि जता रहे हैं। ज्ञानवापी में हो रहे सर्वे को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। तो अब बीजेपी ओवैसी पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बंटवारे के समय ही ये सारी निशानी मिटा देनी चाहिए थी और इस विवाद को तुष्टीकरण की वजह से ही बनाए रखा गया। वहीं राजा सिंह, जो बीजेपी नेता हैं, उन्होंने ओवैसी को चुनौती दी कि सभी मस्जिदों का सर्वे कराना चाहिए। अखंड भारत को खंडित करके बंटवारे हुए, उसी समय नेहरू को चाहिए था आक्रांताओं के सारे निशानी को मिटा देना, लेकिन नेहरू ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए केवल काशी, मथुरा, अयोध्या को ही नहीं विवादित रखा, बल्कि देश में औरंगजेब के नाम पे सड़क, तो बाबर के नाम पर, किसके किसके नाम पर ये आक्रांता थे। आक्रांताओं के निशानी को उसी समय मिटा देनी चाहिए। आज ओवैसी कहता है कि बाबरी छीनी है, ज्ञानवापी छीनने नहीं देंगे। तो ओवैसी को कहना चाहूँगा कि बाबरी मस्जिद वहाँ नहीं थी, राम मंदिर था। डंके की चोट पर बाबरी ढांची गिराया गया। डंके की चोट पर
कोर्ट से केस जीता गया और भव्य राम मंदिर बन रहा है, सारी दुनिया देख रही है। और ज्ञानवापी जो तुम लोग कहते हो कि मस्जिद है, आने वाले समय में सर्वे रिपोर्ट आएगी कि ये मंदिर था। मैं आज ओवैसी को कहना चाहूँगा कि भारत में जितनी भी मस्जिदें हैं खुदा कर देख लो, अगर शव निकले तो तुम्हारे, शिव निकले तो हमारे। एक और सियासत है और दूसरी ओर ज्ञानवापी का सर्वे है, लेकिन इन सब के बीच वाराणसी के अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 21 अप्रैल के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। अपने आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने याचिका में दलील दी है कि सर्वे की मांग सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। साल 2021 के दायर मुकदमे में चल रही कार्यवाही गैर कानूनी है, क्योंकि कोर्ट में पहले से ही इसे लेकर 1991 से मामला लंबित है। इतना ही नहीं, इस याचिका में यह भी कहा गया है कि हिंदू पक्षकारों की मर्जी के मुताबिक सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया गया है। तो सर्वे का काम 80% तक पूरा हो चुका है और अब कल 1 घंटे का और सर्वे रहता है। जानकारी बता रहे हैं कि इसके बाद ये रिपोर्ट बंद कर लिफाफे में अदालत को सौंपी जाएगी। और अब बात करेंगे कांग्रेस के चिंतन शिविर की। उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर अपने आखिरी दौर में है। नवसंकल्प चिंतन शिविर में कांग्रेस ने कई संकल्प लिए हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने पार्टी का कायाकल्प करने का मंत्र भी दिया और बीजेपी पर सवाल भी उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी संस्थाओं को खत्म कर रही है। राहुल ने कहा कि देश में बांटने की राजनीति चल रही है। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं के सामने कहा कि ऐसे ही चलता रहा तो देश में आग लगेगी। राहुल गांधी ने कहा कि हम जनता को बताएंगे कि आपको बांटा जा रहा है। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को हराएंगे, ये राहुल गांधी ने ऐलान किया है। इतना ही नहीं, अक्टूबर महीने से कांग्रेस नेता जनता के बीच जाएंगे और लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। ये देश के भविष्य की लड़ाई है और देश को बचाने की लड़ाई है। और आपको दिखेगा, अभी ये लड़ाई शुरू हुई है, आने वाले समय में आपको दिखेगा हिंदुस्तान में आग लगेगी। मैंने कोविड की बात की थी, याद रखो, मैं बता रहा हूं, जितना ये इंस्टीट्यूशंस को तोड़ेंगे, जितना ये हमारे स्टेट्स के बीच में, धर्मों के बीच में, जातों के बीच में कॉन्वर्सेशन को खत्म करेंगे, दबाएंगे, उतनी जोरों से आग लगेगी देश में। कहने को तो ये कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर है, परंतु असलियत में ये परिवार का चिंता शिविर है, ना कि पार्टी का चिंतन शिविर। और इसीलिए इस चिंतन शिविर का एजेंडा पार्टी बचाओ या देश बचाओ नहीं है, बल्कि परिवार को बचाओ, यही एकमात्र एजेंडा है। और कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एक ही फिलॉसफी है, एक ही सिद्धांत है, फैमिली फर्स्ट। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, अक्टूबर में निर्णय लिया है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएगी, यात्रा करेगी और जो जनता के साथ कांग्रेस पार्टी का रिश्ता था और है, उसको एक बार फिर से मजबूत करेगी। यही हमारे लिए रास्ता है और शॉर्टकट से ये नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश में लोकतंत्र का, चुनावों का और जवाबदेही का पाठ पढ़ाती है, खुद के पार्टी के भीतर ना आंतरिक लोकतंत्र स्थापित होने देती है, ना परिवार के प्रति जवाबदेही स्थापित होने देती है और ना उनको कोई चुनाव करवाना है। इसीलिए पहले से ही नाम घोषित कर दिया है कि या तो राहुल बने या उसके अलावा प्रियंका बने, परंतु कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता जिसका सरनेम गांधी वाड्रा ना हो, उसके लिए ये पार्टी कभी
मेरिट पर या परफॉर्मेंस पर मौका नहीं दे सकती। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए एजेंडा इंडिया का। ताजमहल जिसको प्रेम का प्रतीक माना जाता है, कहा जाता है कि शाहजहां ने बनवाया था अपने मुमताज की याद में, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि वो भगवान शिव का स्थान था तेजोमहल। प्रॉपर्टी है, ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया और उस समय तो क्या परमाणु हमले की धमकी देने वाला डर गया एक वायरस से। मिसाइल दागना भूल गया है सन की तानाशाह। अपनों को मौत के घाट उतारने वाला तानाशाह किम जोंग उन इन दिनों डरा हुआ है। बात बात पर बेवजह हंसने वाला अब कोरोना वायरस की बातें कर करके रो रहा है, क्योंकि वो इसका सामना न तो किसी मिसाइल को दाग कर सकता है, न ही किसी परमाणु बम धमाके से। नॉर्थ कोरिया में कोरोना का जबरदस्त ब्लास्ट हो चुका है। और किम जोंग की नींद उड़ गई है। स्पुतनिक एजेंसी ने उत्तर कोरिया की सरकारी एजेंसी KCNA के हवाले से बताया कि यहां कोरोना के मामले 8,20,620 तक पहुंच चुके हैं। अप्रैल के आखिर में यह आंकड़ा 5,24,440 था, जिसे तानाशाह ने नजरअंदाज किया। लेकिन अब 2,96,180 नए मामले जुड़ने के बाद उसकी नींद टूटी है। यहां पिछले 3 दिनों में कोरोना से 42 मौतें हुई हैं। अकेले रविवार को 15 लोग कोरोना का शिकार हो गए। हालांकि 2,43,630 लोगों का इलाज हो चुका है। फिर भी हर हफ्ते केवल 1,400 लोगों का ही टेस्ट हो पा रहा है, जिससे साफ है कि किम जोंग की कोरोना के खिलाफ हालत कितनी पतली हो गई है। अब सन की तानाशाह खुद कह रहा है, इस घातक कोरोना महामारी के फैलने से हमारे देश में सब कुछ तहस नहस होता जा रहा है। नॉर्थ कोरिया में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट सनकी की सारी सनक मिटाने में लगा हुआ है। लॉकडाउन और दहशत के चलते वो अपने देश के लोगों को समझा भी नहीं पा रहा कि आखिर कैसे वो इसका सामना करेगा। तो खतरा नॉर्थ के लिए कोरोना का फैलने का बहुत ज्यादा है आने वाले वक्त में, और किस तरह से ये डील करेगा उसका भी कह नहीं सकते। बट अभी तो यही दिख रहा है कि उनका वही फॉर्मूला है जो चाइना का फॉर्मूला है, और किम ने कहा भी है कि हमें चाइना का एग्जाम्पल, गोल्डन एग्जाम्पल फॉलो करना चाहिए कोरोना को रोकने के लिए। फिर भी उसका हमदर्द और दूसरा तानाशाह दोस्त ची किम जोंग की मदद के लिए आगे आया है। 一定能够战胜疫情，中方愿同朝方加强抗疫合作，同时根据朝方的需求。 तानाशाह को समय पर यह भी नहीं पता चला कि देश की राजधानी प्योंगयांग से ही कोरोना के कहर की शुरुआत हुई। कोरोना की तानाशाही अब दोनों तानाशाहों पर भारी पड़ती दिख रही है। अब चाइना उनकी हेल्प करे, बट जो जिस हिसाब से वहाँ पे ये बीमारी और ये पैंडेमिक फैल रहा है, उन्हें कितने ही देशों की मदद कम पड़ेगी। और चाइना तो खुद ही अपने इलाके में बीमारी से जूझ रहा है। वहाँ पे ऑलरेडी लॉकडाउन उन्होंने कर रखे हैं, जिससे कि हमें पता है कि इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। आपको याद दिला दें कि कोरोना मामले की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी और पूरी दुनिया में पिछले 2 साल में इसने सब कुछ बदल डाला। फिर भी कोरोना ने शंघाई समेत चीन में दहशत पैदा कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अब आपको बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया का हमदर्द बना उसका दोस्त चीन कैसे एक बार फिर कोरोना की चपेट में आता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर चीन के हालात ऐसे ही बने रहे तो चीन में जुलाई के महीने तक 16 लाख लोग कोरोना की चपेट में आ चुके होंगे और इसकी सबसे बड़ी वजह होगी कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट। आपको बता दें कि सबसे पहले यहां चीन में हालात जो खराब हुए हैं वो शंघाई के हैं। शंघाई शहर के बाद बीजिंग, जिलिंग प्रांत और शेंजेंग प्रांत के हालात बेहद खराब हैं। यहां कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। शंघाई में पिछले 6 हफ्तों से लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके चलते लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं। खास बात यह है कि चीन की जीडीपी में शंघाई 3.5% की हिस्सेदारी रखता है और लंबे समय से लगे लॉकडाउन की वजह से चीन की जीडीपी 2% तक गिरने की आशंका है। ऐसे हालात में अब चीन की सरकार ने और सख्त कदम उठाए हैं, इसलिए जीरो कोविड पॉलिसी भी सख्ती से लागू की जा रही है ताकि हालात से निपटा जा सके। दूसरी ओर गैर जरूरी काम से विदेश जाने पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा चीन के कई शहरों में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया जा चुका है। कई शहरों में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। शंघाई और बीजिंग समेत चीन के 10 बड़े शहर लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह से अब बंद पड़े हुए हैं, ठप पड़े हुए हैं। इस बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने चीन को नसीहत दी है कि वो जीरो कोविड पॉलिसी लागू करने के बजाय कोरोना का संक्रमण रोकने पर ज्यादा ध्यान दे ताकि बिगड़ते हालात को काबू में लाया जा सके। मुंडका में 3 मंजिला इमारत में आग लगने के हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। 27 लोग मारे गए, लेकिन सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या पुलिस, प्रशासन, अधिकारी, फैक्ट्रियों के मालिकों ने हादसे से कोई सबक लिया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए जी न्यूज की टीम मुंडका पहुंची, वहां चल रही फैक्ट्रियों का जायजा लिया। फैक्ट्रियों का हाल देखकर हम दंग रह गए। बारूद के ढेर पर दिल्ली में फैक्ट्रियां चल रही हैं। देखिए चौंकाने वाली लेकिन आंख खोलने वाली ये रिपोर्ट। सीसीटीवी के गोदाम में आग लगी और इस अग्निकांड में 27 लोगों की मौत हुई। जो आग लगी है वहां पर एनओसी नहीं लिया गया था। मुंडका में आग के हादसे के 48 घंटे बाद सब कुछ सामान्य लग रहा है। पहले की तरह काम धंधे जारी है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जी न्यूज ने मुंडका इलाके को खंगाला। क्या यहाँ फायर सेफ्टी के नियमों का पालन हो रहा है? ऐसी कितनी बिल्डिंगें हैं जो हादसे के इंतजार में हैं? मुंडका के जिस फैक्ट्री में आग लगी थी उससे महज 100 मीटर के दायरे में 3 फैक्ट्रियों का हाल देखिए। सबसे पहले जी न्यूज की टीम एक जूते की फैक्ट्री में पहुंची। पहले तो बताया गया यहाँ सिर्फ गोदाम है, यहाँ कोई काम नहीं करता है, लेकिन बहुत जल्द झूठ बेनकाब हो गया। तस्वीरें देखिए, जूते की फैक्ट्री है और तमाम यहाँ पर मटेरियल्स रखे गए हैं इस फैक्ट्री के अंदर। और फैक्ट्री के अंदर हम जाते हैं, पता करेंगे कि जो फायर की एनओसी होती है वो ली गई कि नहीं। अब बताइए, यहाँ ऑफिस आपका कहाँ पर है? अभी तो सर अभी बनाए तो गोदाम है जी। अच्छा, गोदाम है। हाँ जी। कहाँ पर है? आपके स्टाफ लोग रहते हैं? नहीं, अभी कोई नहीं रहते यहाँ पे। यहाँ आप ही हैं? हाँ जी। काम नहीं चल रहा है यहाँ पे? नहीं जी। फायर की एनओसी है? फायर की एनओसी तो पता नहीं, हम तो लेबर है, आते हैं जाते हैं। अच्छा, आप लेबर हैं? हाँ जी। तो आप मुझे दिखाए कि आपके यहाँ पर कोई मैनेजर वगैरह है यहाँ पे? अभी नहीं, अभी तो कोई नहीं है। जूते की इस फैक्ट्री में नियमों की धज्जियां उड़ी हुई थी। ना कोई फायर एक्सटिंग्विशर और ना ही कोई सेफ्टी। बिजली के बोर्ड खुले हुए थे, दीवारों पर तार लटके हुए थे। लेदर की फैक्ट्री है, सेंसिटिव फैक्ट्री है, यहाँ आग बहुत तेजी से फैल सकता है। तमाम देखिए, ये इधर का भी इलाका देखिए, ये इधर कहीं भी आपको कहीं भी फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं लगा हुआ है। ये बिजली की तार, यहाँ पर भी देखिए गेट खुला है। ये देखिए राजू जी, ये देखिए ये ऐसे तार होती हैं, इसलिए आग लगता है। ये दिखाइए, कैमरामैन को बोले दिखाने के लिए। ये सिस्टम होता है इनका, इसलिए अगर यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाए, नीचे लेदर की तमाम चीजें रखी हुई हैं, तब क्या होगा ये देखिए, इसलिए आग लगती है ये। इसके बाद हम फैक्ट्री के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे। ये फैक्ट्री का दफ्तर था। यहाँ मौजूद लोगों को फायर एनओसी की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन दफ्तर के अंदर हमें बिजली का बोर्ड खुला दिखाई दिया। आग क्यों लगती है? आग की घटना होती है। ये देखिए, ये खुला हुआ पूरा का पूरा प्लग है। ये इनका मेन स्विच देख सकते हैं आप, एमसीबी लगा हुआ है इसमें, लेकिन कहीं भी कुछ भी इसमें फायर सेफ्टी फीचर नहीं है।
बकायदे ढका होना चाहिए ताकि शॉर्ट सर्किट हो तो आग बाहर ना निकले। तो ये आप कंडीशन देख सकते हैं फैक्ट्रियों की। इसके बाद हम फैक्ट्री के उस हिस्से में पहुंचे जहां जूते बनते हैं। यहाँ हमें कुछ मजदूर मिले। मजदूरों ने बताया कि अगर यहाँ आग लग जाए तो उससे बचने के कोई इंतजाम नहीं है। बाहर निकलने के लिए भी सिर्फ एक गेट है। तो कितने दिनों से काम कर रहे हैं? 2 महीने हो गए सभी लोग, हम लोग। आप लोग सारे 2 महीने से हैं? तो यहाँ फायर के लिए आग अगर लग जाए तो कुछ उपाय है बचने के लिए? 2 जीना रास्ता है खाली, बस जीना रास्ता है। हाँ। आग बुझाने के लिए कोई यंत्र नहीं है यहाँ पे? नहीं। इसके बाद जी न्यूज की टीम एक फर्नीचर की फैक्ट्री में पहुंची। गेट के बाहर ताला लगा था, एक छोटा गेट भी था, लेकिन अंदर से ताला लगा हुआ था। आवाज देने पर अंदर से एक शख्स आया। उसने बिना गेट खोले ही बताया कि एनओसी के लिए अप्लाई किया है। किस चीज की फैक्ट्री है ये? फर्नीचर की है। कितने लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे? 12 लोग हैं। हाँ, 12-13 लोग हैं। अच्छा, आप लोग जब फैक्ट्री लेते हैं एनओसी लिया आप लोगों ने? तो उसके लिए तो हमने वैसे अप्लाई किया हुआ है। इसके बाद हम तीसरी फैक्ट्री में पहुंचे। ये भी एक फर्नीचर डिजाइनिंग की फैक्ट्री थी। यहाँ हमें फायर एक्सटिंग्विशर दिखाई दिया। आग बुझाने की बाल्टी थी, लेकिन उसमें एसी का पानी इकट्ठा हो रहा था। एनओसी का कोई अता पता नहीं था, लेकिन फायर सेफ्टी के सभी नियमों के पालन का दावा किया गया। अंदर भी हम चलते हैं और देखते हैं तमाम जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं उसका भरपूर इस्तेमाल हुआ है नहीं। तमाम लोग हैं। थोड़ा आप दिखाएंगे इसको? दिखाइए। यूज कैसे करते हैं? देखिए इस बाल्टी को देखिए, फायर के नॉर्म्स के हिसाब से इसमें रेत होना चाहिए और इसमें पानी है। पानी रखा हुआ है। तो ये पानी है, ये इसमें। तो आपने मुंडका में 3 फैक्ट्रियों का हाल देखा। कहीं भी फायर सेफ्टी का पालन नहीं किया जा रहा था। सवाल ये है कि मुंडका में हुए हादसे का कौन जिम्मेदार है? बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। बीजेपी दिल्ली सरकार के फायर डिपार्टमेंट पर ठीकरा फोड़ रही है। बहुत देर के बाद फायर टेंडर पहुंचे। दमकल की सेवाएं देर से पहुंचना और पर्याप्त साधनों के बिना पहुंचना, मुझे लगता है कि बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी मुंडका हादसे के लिए एमसीडी को जिम्मेदार ठहरा रही है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक बिना नक्शा पास कराए पूरी बिल्डिंग बनी थी। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी ने बिल्डिंग को सील कर दिया था। एमसीडी ने पेनल्टी भी वसूली थी, लेकिन फिर भी इसमें कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी। इस बिल्डिंग अनऑथराइज है पूरी तरह से। ये बिल्डिंग ही पूरी तरह से इलीगल है। सबको पता है दिल्ली के अंदर कोई भी बिल्डिंग बिना एमसीडी के अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलकर नहीं हो सकती। तो ये जो पूरी घटना घटी है, जो पूरी की पूरी एक्टिविटी हुई है, इसकी सारी की सारी जानकारी भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी के पास थी। उन्होंने आंख बंद रखा, उन्होंने इसमें भ्रष्टाचार किया है। बिना भ्रष्टाचार की एक्टिविटी नहीं हो सकती। जब आपकी बिल्डिंग इलीगल नहीं है तो आपकी फायर की एनओसी कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी दिखाए कि उन्होंने कहाँ अप्लाई किया फायर की एनओसी। आरोप प्रत्यारोप के बीच पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक मनीष लाकड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कंपनी कॉफी एम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हरीश और वरुण गोयल पहले ही गिरफ्तार हैं। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक कंपनी के मालिकों ने अपने फायदे के लिए इरादतन कर्मचारियों की जान ली। 100 से ज्यादा कर्मचारियों को बंद बिल्डिंग में इकट्ठा किया गया। बिल्डिंग में जाने का रास्ता सिर्फ एक था। कर्मचारियों की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। इमरजेंसी एग्जिट की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन होगी। इसमें इसमें जहाँ गलतियाँ पाई जाएंगी, जिन की इसमें कल्पेबिलिटी आएगी, उनके खिलाफ एक्शन होगा और पुलिस इसमें आगे इन्वेस्टिगेट करेगी। जब भी मुंडका जैसा बड़ा हादसा होता है तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, कुछ गिरफ्तारियां होती हैं और इसके बाद सब भूल जाते हैं। आखिर कब हम नींद से जागेंगे? राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। जिस फैक्ट्री में आग लगी थी वहां शुक्रवार को कर्मचारियों के लिए एक मोटिवेशनल प्रोग्राम भी रखा गया था। दूसरी मंजिल पर हो रहे इसी मोटिवेशनल प्रोग्राम में लोग फंस गए और बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पाए। मोटिवेशनल प्रोग्राम में बिजनेस ग्रोथ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर कैलाश जयानी अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया से स्पीच देने आए थे। कर्मचारियों को तरक्की के लिए टिप्स दे रहे थे, लेकिन किसे पता था कि पिता पुत्र की ये आखिरी स्पीच होगी। आप अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं, जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप अपनी जो सेल्फ स्टीम है उसको हाई कर सकते हैं, कैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है जनरेट हो सकता है,
कैसे आपने उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिस मुकाम को आपने छोड़ दिया, जिसके आपने। ये आवाज अब हमेशा के लिए खामोश हो गई। जिस आवाज को सुनकर जिंदगी में एक उम्मीद मिलती थी, एक नया सवेरा नजर आता था, मुस्कुराती हुई जिंदगी नजर आती थी, वो आवाज इस आग के धुएं में घुट कर रह गई। आपको सफलता कि उस मुकाम तक पहुंचा सकता है, उस मंजिल तक पहुंचा सकता है, तब मैंने एटीट्यूड पे काम करना शुरू किया और जितने भी नेगेटिविटी मेरे अंदर थी वो सब मैंने धीरे धीरे निकाली। जिस दिन इस बिल्डिंग में आग लगी, उस दिन दूसरी मंजिल पर एक हॉल में एक साथ 200 से ज्यादा लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर कैलाश ज्ञानी बता रहे थे कि तरक्की की कोई सीमा नहीं होती। कंपनी का कारोबार बढ़ाएंगे तो आपकी जेब भी भरेगी और आपको आपकी चाहतों का आसमान भी मिलेगा। लेकिन उनकी स्पीच को सुन रहे लोगों में से कोई नहीं जानता था कि ये उनकी आखिरी स्पीच होगी। आग के बीच से कैलाश ज्ञानी के शरीर को जब बाहर लाया गया तो पता चला सांसों ने शरीर का साथ ही छोड़ दिया। लोगों ने उसको पहचानना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया कि कैलाश का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है, ही इज ए पॉजिटिव माइंडेड पर्सन। कुछ सालों से कैलाश ज्ञानी ऑस्ट्रेलिया में रहने लगे थे और बेटा कुछ दिनों से इंडिया में ही था। 62 साल कैलाश ज्ञानी की उम्र थी और 40 साल बेटे अमित ज्ञानी की उम्र थी। दुनिया भर में घूम घूम कर लोगों को सक्सेस का शॉर्टकट मंत्र बताते थे। जिंदगी से निराश लोगों के लिए कैलाश ज्ञानी किसी जादूगर से कम नहीं थे। मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए ही कैलाश ज्ञानी और उनके बेटे अमित ज्ञानी मुंडका आए थे। शरद पवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट शेयर करके मराठी अभिनेत्री केतकी चितले बुरी तरह से फंस गई हैं। 18 मई तक केतकी चितले को जेल में रहना होगा। दरअसल केतकी ने फेसबुक पर एक कविता को शेयर किया था जिसमें शरद पवार का नाम तो नहीं था, लेकिन शरद पवार के समर्थकों का कहना है कि इस कविता के जरिए शरद पवार का अपमान किया गया। अब केतकी की गिरफ्तारी पर सियासी संग्राम छिड़ा है। बीजेपी कह रही है कि महाराष्ट्र में सरकार और उनके नेताओं के खिलाफ लिखना और बोलना सब अपराध बन चुका है। मुंबई में छोटे पर्दे की नायिका केतकी चितले 18 मई तक जेल में रहेंगी। शरद पवार से सोशल मीडिया के जरिए सीधा पंगा लेने का आरोप है और इस आरोप ने इस हीरोइन को हवालात पहुंचा दिया। जब कोर्ट ले जाने की तैयारी हो रही थी तब भी हंगामा हुआ, जब गिरफ्तारी हुई तब भी हंगामा हुआ। और ये उस वक्त की तस्वीर है जब कोर्ट से जेल ले जाने की तैयारी हो रही थी और अचानक से सैकड़ों महिला पहुंच गईं और स्याही फेंकने लगी। केतकी चितले के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी और पुलिस बड़ी मुश्किल से इस भीड़ भाड़ से बचाकर केतकी को निकाल पाई। केतकी के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं, वो सुन लेंगे तो हैरान परेशान हो जाएंगे। लेकिन पहले वो जानिए जिनकी वजह से उनको 18 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। फेसबुक पर केतकी चितले ने शरद पवार के खिलाफ एक पोस्ट शेयर किया था। पोस्ट एक कविता के रूप में है और उस कविता को लिखा किसी और ने है। कविता में सिर्फ सरनेम पवार है और 80 साल की उम्र का जिक्र है। जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुआ, एनसीपी वालों को खबर मिली। घंटे भर में ही पोस्ट पर महाराष्ट्र में गदर मच गया। अब एनसीपी से विपक्ष पूछ रहा है कि चुनाव में खुलेआम बदला लेने की बात नेता करते हैं तो उसे चुनाव आयोग भी इतना आपत्तिजनक या अपमानजनक नहीं मानता कि किसी को जेल भेज दिया जाए।
लेकिन इस पोस्ट से पता नहीं शरद पवार का कौन सा चरित्र हनन हो गया जो केतकी चितले के खिलाफ कठोर धाराएं लगा दी गयी। केतकी चितले जी, जो कि एक मराठी एक्ट्रेस है, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर किसी और का पोस्ट शेयर किया। उसमें किसी का नाम नहीं लिखा था। भाषा से आप सहमत असहमत हो सकते हैं, परंतु जिस प्रकार से दबाव डलवाकर एनसीपी ने उनकी गिरफ्तारी करवाई, ये कोई पहली घटनाएं नहीं है। ऐसा नहीं है कि केतकी चितले पहली बार विवादों में आई हों। वो अपने काम की वजह से कम सोशल मीडिया पर टिप्पणियों से ज्यादा सुर्खियों में रहती हैं। लेकिन इस बार वो पवार से पंगा लेकर फंस गयी। माना जा रहा है कि एनसीपी की ओर से कुछ दिन पहले ब्राह्मणों पर टिप्पणी की गई थी। उसका जवाब देने के लिए केतकी ने इस कविता को चुना था, लेकिन बवाल बड़ा हो गया और वो जेल चली गई। केतकी चितले पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, अब वो सुनिए। आईपीसी की धारा 153A, ये धारा उन पर लगाई जाती है जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। धारा 500, मतलब जब कोई किसी दूसरे व्यक्ति की मानहानि करता है तब इस धारा का इस्तेमाल होता है। धारा 504, जो लोगों को उकसाने के इरादे से काम करता है, उन पर 504 के खिलाफ एक्शन होता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.